स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ऑफ फाइनफो चैनल, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप सब ठीक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम दोबारा एमसीक्यूज को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन हम चैप्टर 8 वेव मोशन के चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। और वेव के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं, उसको हम आज ही की क्लास में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, ये जो आज की क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेशली ई कैट के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वेव चैप्टर ये एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली एमसीक्यूज इस चैप्टर में से बनते हैं, वेव चैप्टर में से। लेकिन आज हम इसमें सिर्फ जो मैकेनिकल वेव्स है उसी को हम डिस्कस करेंगे, और जो इससे रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं उसी को हम जो है वो सॉल्व करेंगे और उसी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जबकि इस चैप्टर में जो साउंड का पोर्शन है उसको हम इसके बाद वाली क्लास में, यानी कि नेक्स्ट जो इसका दूसरा पार्ट होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, और उसमें फिर हम साउंड के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम आपको उस क्लास के अंदर बताएंगे। लेकिन आज हम जो है वो इसका पार्ट 1 करेंगे। इस पार्ट 1 में हम वेव मोशन के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका मेंटर टीचर, और आप देख रहे हैं फाइनफो चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। वेव चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वेव को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। वेव स्टूडेंट्स कहते हैं किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस को। जब भी किसी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस जनरेट होती है तो वेव का फिनोमेना जनरेट होता है। फिर उससे क्या होता है कि वेव एक कैरियर है एनर्जी का। वेव जो है वो एनर्जी को कैरी करती है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को लेकर जाती है। और इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट उस मीडियम के अंदर मौजूद है या वेव के रास्ते के अंदर मौजूद है तो उसके अंदर भी एनर्जी आ जाती है, वो मोशन के अंदर आ जाता है। तो ये जो है इसको हम वेव कहते हैं। अब वेव को यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट चूंकि सीख रहे हैं, तो वेव जो है स्टूडेंट्स इसकी मेनली 2 कैटेगरी हैं। एक मैकेनिकल वेव होती है और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम फिर फर्दर एडवांस लेवल जब हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, यानी कि सेकंड ईयर के जो चैप्टर हैं वो हम पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर मैकेनिकल वेव को ज्यादातर डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल वेव में मेनली हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक जो है वो ट्रांसफर वेव्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो आती है वेव, वो हमारे पास ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव आती है। प्रोग्रेसिव वेव या फिर ट्रैवलिंग वेव उस वेव को कहते हैं कि जब भी किसी मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो डिस्टर्ब होते हैं तो फिर उससे एक वेव जनरेट होती है। वहां से एक वेव जनरेट होती है, वो वेव जो है वो एनर्जी को कैरी करते हुए आगे मूव करती है। तो ये जो कैरियर है एनर्जी का, वेव, जो वेव भी एनर्जी का कैरियर होगी और वो किसी कॉज की वजह से जनरेट हुई होगी, यानी कि पार्टिकल की डिस्टरबेंस की वजह से वो जनरेट हुई है, तो इसको हम कहेंगे ट्रैवलिंग वेव। ये जो है वो ट्रैवलिंग वेव भी आप इसको कह सकते हैं, और प्रोग्रेसिव वेव भी हम इसी को कहते हैं। और इसी के अंदर फिर हम 2 टाइप पढ़ते हैं, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसफर वेव किसे कहते हैं स्टूडेंट? ट्रांसफर वेव वो वेव होती है कि जिसके पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव मूव करते हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है इसके पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव करते हैं। ट्रांसफर वेव की जो एग्जांपल्स हैं बहुत सारी हैं। वाटर वेव्स आती है, इसी तरह से वेव जनरेट इन रॉक और वेव जनरेट इन
सॉफ्ट स्प्रिंग और स्लिंग की, इसके अंदर जो वेव जनरेट होती है इसको हम ट्रांसफर वेव कहते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो एग्जांपल्स हैं वो है साउंड वेव और वेव जनरेट इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर जो वेव जनरेट होती है वो भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो ये स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये मैंने आपको वेव के बारे में बताया और इसके जो टाइप्स हैं ये मैंने आपको बता दिए, ताकि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करें तो हमें इसको सीखने में आसानी हो जाए। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पर आगे स्टेशनरी वेव को भी डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी वेव में आपको बता दूं वो वेव्स होती है कि जब भी दो सोर्स से वेव जनरेट हो और वो वेव, दोनों वेव जो है वो आकर सुपर इम्पोज हो जाएं किसी जगह पर, तो वहां पर अगर दोनों वेव जो है वो जमा होंगी और एक का क्रस्ट दूसरे के जो है वो ट्रफ से जो है वो मिलेगा, तो ऐसी वेव को हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। स्टेशनरी वेव जो है वो हमेशा फॉर्म होती है क्रस्ट और ट्रफ के मिलने से, जो है वो स्टेशनरी वेव जो है वो बनती है। स्टेशनरी वेव नाम से ही जाहिर है कि ये जो है वो स्टैंड स्टिल वेव कहलाती है, यानी कि एक रुकी हुई वेव जो है वो होती है। और ये जब भी बनती है जब दो वेव्स और सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों, तो फिर जो है ये वेव बनती है। सुपर इम्पोज होने से जो है ये वेव बनती है स्टेशनरी वेव जिसको कहते हैं, और स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। इसी को भी हम डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, अ मैकेनिकल वेव रिप्रेजेंट बाय। मैकेनिकल वेव रिप्रेजेंट बाय, इसका ऑप्शन जो है वो यहां पे हम लिख देते हैं। ऑप्शन ए लाइट, बी है हीट, सी है साउंड और डी है कंप्रेशनल वेव। तो अब यहां पे आपको बताना है कि मैकेनिकल वेव किससे रिप्रेजेंट की जाती है, लाइट, हीट, साउंड, कंप्रेशनल वेव। सो मैकेनिकल वेव स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्रेशनल वेव होती है। कंप्रेशनल वेव जितनी भी हों, अब चाहे वो साउंड वेव हो या इसके अलावा कोई वेव हो, वो वेव जो है वो मैकेनिकल वेव कहलाएंगे। बढ़ते हैं सेकंड एमसीक्यू की तरफ स्टूडेंट्स। वाटर वेव्स आर, वाटर वेव्स जो है वो कौन सी वेव्स होती हैं? ऑप्शन ए है ट्रांसवर्स, बी है लॉन्गिट्यूडनल, सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और डी है स्टेशनरी। तो वाटर वेव जो है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो ट्रांसफर वेव होती है इसकी एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि वाटर वेव ट्रांसफर वेव है, क्योंकि ट्रांसफर वेव के जो पार्टिकल होते हैं ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव करते हैं। वाटर में भी जब हम डिस्टर्बेंस जनरेट कराएंगे तो इसमें एक जो है वो दो पोर्शन बनते हैं, लोअर पोर्शन होता है वेव का और एक अपर पोर्शन होता है। ठीक है, तो जो अपर पोर्शन होता है, पार्टिकल जो है या फिर वाटर के मॉलिक्यूल जब ऊपर जाते हैं तो ये पोर्शन बनता है, और जब नीचे जाते हैं तो वो नीचे वाला पोर्शन बनता है। तो इट मीन्स के पार्टिकल यहाँ पर अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव के जो है वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं, तो लिहाजा ये ट्रांसफर वेव है। तीसरा एमसीक्यू है डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, वेव के जरिए जो डिस्टेंस कवर होता है 1 सेकंड के अंदर। अब अगर लेट सपोज किसी जगह पर वेव बनी है, ठीक है, अब 1 सेकंड के अंदर इस वेव ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, ये वेव का डिस्टेंस है, ये हम इसको डिस्टेंस कह सकते हैं। लेट सपोज एक पार्टिकल है, पार्टिकल ए पॉइंट से जो है वो स्टार्ट होता है, या पार्टिकल ए है और ये इस पॉइंट से जो है वो स्टार्ट होता है और यहां से ये इस जगह पहुंच जाता है।
ठीक है, ये मीडियम का जो पार्टिकल है, जो मीडियम के अंदर वेव जनरेट हुई है, ये पार्टिकल यहां पहुंचता है, तो अब आप देख सकते हैं ये वेव के थ्रू इसने ये डिस्टेंस कवर किया है। और अगर 1 सेकंड के अंदर किया है या फिर यूनिट सेकंड के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर किया है, तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई ऑफ वेव, या फिर वेव स्पीड भी हम इसको कह सकते हैं। इसके ऑप्शन में यहां पे लिख रहा हूं वेव नंबर। तो यहां पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। वेव नंबर नहीं हो सकता, वेवलेंथ भी नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, वेव स्पीड। वेव स्पीड क्यों है मैंने बता दिया। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस वेव के जरिए कंप्लीट हुआ है और यूनिट टाइम के अंदर हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये वेव स्पीड है, इसको हम वेव स्पीड कहेंगे। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव जो जनरेट हो रही हो, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव बनती हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये वेव, ये इतने ही डिस्टेंस के अंदर, लेट सपोज इसने 100 मीटर का फासला तय किया है, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, तो ये इसकी स्पीड हो गई, वेव स्पीड कहलाएगी। अगर यहीं पर नंबर ऑफ वेव्स बनी हुई हो 1 सेकंड के अंदर, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, अब वो कम हो या फिर ज्यादा हो, ज्यादा नंबर ऑफ वेव हो पर यूनिट टाइम के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होगी, और कम नंबर ऑफ वेव हो पर यूनिट टाइम में, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इस हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी है। और वेवलेंथ का भी आप यहां पर समझ लें इसको, कि वेवलेंथ किसे कहते हैं। वेवलेंथ कहते हैं बेटा टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर टू कंसेक्यूटिव ट्रफ का जो फासला है, उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो ये अगर वेव है, तो ये इसका मीन पॉइंट होता है, ये इसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया इसका, और ये नीचे वाला हिस्सा हो गया। तो नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला जो पोर्शन है, पार्ट है, इसको कहते हैं ट्रफ। ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसकी मीन पोजीशन से ये कहलाता है क्रस्ट। ये क्रस्ट और ये ट्रफ, तो ये 2 पार्ट होते हैं। अब वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ डिस्टेंस है या फिर सेपरेशन है टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट का। ये कंसेक्यूटिव क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है, तो इसका जो फासला हुआ, तो ये वेवलेंथ हो गया। इसी तरह से ये ट्रफ और ये वाला ट्रफ, ठीक है, ये ट्रफ हो गया और एक ये वाला ट्रफ, इसके दरमियान का भी फासला, ये भी वेवलेंथ कहलाएगा, लैम्डा। ठीक है, लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। तो ये जो है ये वेवलेंथ है। अब इसी तरह से इसको हम और किस तरह से बना सकते हैं, अगर हम वेवलेंथ को और दूसरी तरह में देखें, तो वेवलेंथ देखें यहां से लेकर ये इसका, ये मीन पॉइंट है या फिर इसका ओरिजिन पॉइंट है, जहां टाइम इज इक्वल टू 0 होता है, यहां से लेकर और ये वाला हिस्सा जो है इसका, ठीक है, जहां पे इसका वेव का साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जहां पे इसका वेव का साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसको भी आप वेवलेंथ कह सकते हैं, ये भी वेवलेंथ है। अगर हम क्रस्ट के अलावा देखें तो, ठीक है, ये पॉइंट नोड कहलाता है, याद रखिएगा, नोड, ठीक है, जहां पर मीन पोजीशन होता है, या फिर नोड हम पढ़ते हैं कि जब 2 वेव जो है वो आपस में इंपोज्ड हो, सुपर इंपोज्ड हो, तो फिर उनमें जो है वो इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी। जहां पर जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो वहां पे 2 पॉइंट बनते हैं। एक बनता है इस तरह से, मीन पॉइंट पे बनता है, ठीक है, जहां पे कोई एम्पलीट्यूड नहीं होता, वो नोड कहलाता है, और जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, वो एंटी नोड कहलाता है। 3 पॉइंट्स अगर हम नोड के लें, तो एक वेवलेंथ बनती है, ये एक वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, इसको मजीद हम आगे
डिस्कस करते हैं। तो वेवलेंथ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और या एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ वेव के कितने डिग्री पे जो है ये बनती है। तो याद रखिएगा, वेव के 360 डिग्री पर ये कंप्लीट वेव बनती है। ठीक है, जब एक साइकिल वेव का कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री पर हमारे पास एक वेवलेंथ बनती है। ठीक है, अब आगे भी मजीद फिर हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो हाफ वेवलेंथ कॉरिस्पॉन्ड्स टू हाफ वेवलेंथ। हाफ वेवलेंथ मैंने अभी आपको बताया फुल वेवलेंथ। फुल वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट की जाती है और ये 360 डिग्री के बराबर होती है। और फुल वेवलेंथ मैंने आपको बताया जब वेव का एक कंप्लीट साइकिल होगा तो ये फुल वेवलेंथ है। ठीक है, यहां से आप ले लें साइकिल, या फिर आगे आप बढ़ाएं और फिर यहां से एक साइकिल ले लें। तो एक साइकिल जब कंप्लीट होगा तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये वेवलेंथ है। ठीक है, ये यहां से लेंगे तो ये वेवलेंथ है। तो ये जो है वो कॉरिस्पॉन्ड करता है कंप्लीट वेव 360 के। तो हाफ वेवलेंथ कॉरिस्पॉन्ड क्या करेगा, तो ऑब्वियसली इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो हाफ वेवलेंथ कॉरिस्पॉन्ड करेगा 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो हाफ वेवलेंथ यहां पर हाफ वेवलेंथ हो जाएगा, ये हाफ वेवलेंथ है। ठीक है, वेव का जो हाफ लेंथ है ये है, और ये यहां पर लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, 180 डिग्री। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बिकम्स डबल इट्स एनर्जी बिकम्स, ऑप्शन ए है एनर्जी। एम्पलीट्यूड का एनर्जी से रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है। अब हमने क्या करना है इसमें, अगर हम इसको डबल करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, तो एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, 1/2 के 2x नॉट होल स्क्वायर। इसको हम न्यू एनर्जी या फिर एनर्जी डैश से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 के 4x नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, अगर हम 4 को सेपरेट करके इसको साथ लिख लें, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 के बराबर हो जाता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी डैश ये बराबर है 4, इसके अंदर हम इक्वेशन 1 रखेंगे तो एनर्जी रख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, 4 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी व्हेन यू डबल इट्स एम्पलीट्यूड। तो ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ वेव इज वैलिड फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ वेव क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ वेव है v इक्वल टू एफ लैम्डा। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड वेव स्पीड। ठीक है, इसको हम वेव इक्वेशन और वेव स्पीड भी कह सकते हैं इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है किसके लिए वैलिड है। तो यहां पर ऑप्शन मैं लिख देता हूं, ऑप्शन ए जो है वो लीनियर मोशन, लीनियर मोशन आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि हमने जो है वो वेव मोशन क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, और वेव मोशन में हमारे पास इन टर्म ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी यही एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और जो है वो नहीं आ सकता, लीनियर भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों है, और एंगुलर मोशन भी नहीं हो सकता, रोटेशनल भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी जो है वो
दुरुस्त है, करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू आप इसको पॉज करके लिख लें जल्दी जल्दी, ताकि हम आगे सॉल्व करते रहें। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, व्हेन अ ट्रांसफर वेव इज रिफ्लेक्टेड ऑन गोइंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन ऑप्शन ए देयर इज a 180 degree phase change और phase shift, B है there is no change in shift, C है crust is converted into trough, और D है a trough is converted into crust। सो यहां पर जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, देयर इज नो चेंज इन शिफ्ट। शिफ्ट में कोई चेंज नहीं आएगा स्टूडेंट। शिफ्ट में जब भी चेंज आता है कि जब दो वेव जो है वो आपस में सुपर इम्पोज हो रही हो, फिर उसमें जो है वो इंटरफेरेंस हो रही हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टिवली हो या फिर डिस्ट्रक्टिवली हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो फिर शिफ्ट के अंदर चेंज आता है। लेकिन यहाँ पे कोई शिफ्ट चेंज नहीं है, सिर्फ जो है ये वेव मूव कर रही है, ऑन गोइंग मूव है। ठीक है, यहां पर आप जो क्वेश्चन है इसके ऊपर गौर करेंगे तो ये आपको सवाल समझ में आएगा कि जो वेव है ये ऑन गोइंग ट्रेवल कर रही है और रिफ्लेक्ट करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, देयर इज नो चेंज इन शिफ्ट। Next MCQ, when a transverse wave traveling in a rarer medium is reflected at boundary of a denser medium, then option A है there is no phase shift, B है there is a phase of 180 degree, C है a trough becomes a crest, और D ऑप्शन है a crest become trough। सो यहां पर स्टूडेंट्स अब क्या है, अब मीडियम से नहीं टकरा रही बल्कि बाउंड्री से टकरा रही है, डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकरा रही है। ठीक है, और बाउंड्री से टकराकर वापस आ रही है। अब यहां पर मैं आपको एक डायग्राम बनाकर जो है वो इसका डेमो एक बताता हूं कि लेट सपोज एक हमारे पास रॉप है और यहां से ये रॉप एक फिक्स सपोर्ट से आगे बंधा हुआ है। लेट सपोज ये यहां पर ये रॉप रिजिड सपोर्ट से ये यहां पर ये रॉप बंधा हुआ है। अब ये जो है ये रिजिड सपोर्ट है, ये रिजिड सपोर्ट है और यहां से इस वेव को जनरेट किया है। ठीक है, इसको यहां से ऑसिलेट कराया है वन एंड से, और इसका सेकंड एंड जो है ये बाउंड्री है, और ये बाउंड्री जो है ये रिजिड सपोर्ट है। तो जब भी, और ये वेव जो ट्रेवल कर रही है ये रॉप में चूंकि ट्रेवल कर रही है, और रॉप जो है ये एक रेरर मीडियम है। ठीक है, रेरर मीडियम में ये ट्रेवल कर रही है। अब ये रिजिड बॉडी से की बाउंड्री से टकरा रही है, इट मींस ये वाला जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम की जब बाउंड्री से टकराएगी तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट वाला जो इसका हिस्सा है ये तब्दील हो जाएगा ट्रफ के अंदर। ठीक है, ये ट्रफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये रिजिड बॉडी की बाउंड्री से टकराएगा, ठीक है, और फिर इसी तरह से ये वेव आगे मूव करेगी और ट्रफ के थ्रू ये फिर रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी दुरुस्त है, अ क्रेस्ट बिकम ट्रफ। ये जो क्रेस्ट है वो ट्रफ बन जाएगा, फेज में कोई चेंज नहीं आएगा। फेज में मैंने आपको बताया जब भी चेंज आता है कि जब दो वेव जो है वो सुपर इम्पोज हो रही हो, तो फिर वहां पर फेज चेंज आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज, ऑप्शन ए, यहां पर मैं लिखूंगा ऑप्शन ए है लैम्डा बाय 2, बी ऑप्शन है लैम्डा बाय 4, सी ऑप्शन है
लैम्डा और डी ऑप्शन है 2 लैम्डा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कंसेक्यूटिव नोड का जो है वो कहा गया है। कंसेक्यूटिव नोड कौन से होते हैं? नोड मैंने आपको बता दिया कि जब स्टेशनरी वेव बनती है, ये वेव, ये जो है स्टेशनरी वेव है कि जब दो वेव आपस में जो है वो सुपर इम्पोज हो, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की, तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है। अब स्टेशनरी वेव में दो जो है वो हमारे पास पैरामीटर हैं। एक हमारे पास जहां पर मिनिमम जो है वो डिस्टेंस होता है वेव के दरमियान, ये नॉट कहलाता है, और जहां पे मैक्सिमम जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वहां पे एंटी नोड बनता है। एंटी नोड मींस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और नोड मींस मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो अब यहां पर दो जो है वो नोड के दरमियान का फासला, ये मैंने आपको बताया कि टू नोड के द डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन द टू नोड, ये जो टू नोड का फासला है ये हाफ वेवलेंथ है, लैम्डा बाय 2 है। हाफ लेंथ कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव एंटीनोड और नोड। ठीक है, अब चाहे वो एंटीनोड हो या फिर नोड हो, टू कंसेक्यूटिव होंगे तो वो जो डिस्टेंस होगा वेवलेंथ की टर्म में तो लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है। आप इसको साथ साथ लिखते जाएं ताकि इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी आप पूछ सकें। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, मास M पर यूनिट लेंथ is fixed at both ends under tension T, then its frequency is given by। ऑप्शन ए है F equal to। स्टूडेंट्स यहां पर पूछा जा रहा है यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, स्टूडेंट्स जब भी कोई स्ट्रिंग किसी रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ हो, ठीक है, और ये लेट सपोज दोनों तरफ से ये स्ट्रिंग बंधा हुआ है, ये है स्ट्रिंग, ठीक है, और इसकी लेंथ L हो और इसका जो मास हो वो M हो और इसके अंदर टेंशन भी हो, ठीक है, इसकी एक जो है वो टाइटनेस की वजह से इसके अंदर जो है वो टेंशन जनरेट हो। हमें पता है कि रॉप या फिर कोई भी स्ट्रिंग हो तो उसके अंदर जो है वो टेंशन एज अ फोर्स जो है वो जनरेट होती है जब उसको टाइटली जो है वो फिक्स किया जाए दो एंड से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है। तो यहां पर जो है स्टूडेंट्स जब भी इस स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे तो इसके अंदर लूप बनेंगे। जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं इस स्ट्रिंग को तो इसके अंदर बनते हैं लूप्स, यानी कि वेव बनती हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो यहां पर बताई गई है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो किससे डिनोट की जाएगी, स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग की, ठीक है। तो उसके अंदर टेंशन भी आएगी और इसका जो इसकी एक फिक्स डेंसिटी होती है जिसको हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं, लीनियर डेंसिटी होती है इसकी, ठीक है, जो कि म्यू से रिप्रेजेंट की जाती है और जो बराबर होती है मास पर यूनिट लेंथ। ये इसकी इस स्ट्रिंग की लीनियर डेंसिटी है और इसके अंदर टेंशन होती है। वेव जनरेट होगी जब हम इसको प्लग करेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो वेव जनरेट होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर होगी। तो यहां पर जो है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेचिंग, वैसे तो हम जो स्पीड लिखते हैं स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग, यहां पर इसकी जो स्पीड होती है रेडिकल बराबर होती है T डिवाइडेड बाय म्यू, ये इसके बराबर होती है स्टूडेंट्स। तो ये इसकी स्पीड है जिसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू रेडिकल T अपॉन म्यू। म्यू जो है
ये जो है वो ग्रीक वर्ड है जो कि लीनियर डेंसिटी है और ये बराबर है मास पर यूनिट लेंथ के, और टी जो है यहाँ पर टेंशन है। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है तो हमें पता है कि v किसके बराबर है, एफ लैम्डा के बराबर है, ठीक है। और यहां पर जो है फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अब यहां पर जो है स्टूडेंट्स, ये अगर हमने इसकी जगह फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो अब फ्रीक्वेंसी जो है ये बराबर हो जाएगी हमारे पास v अपॉन लैम्डा। अब v की जगह हम ये पुट कर देंगे रेडिकल t अपॉन ये म्यू पुट कर देंगे यहां पर, और यहीं से हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f ये बराबर हो गया v डिवाइडेड बाय लैम्डा, और f v की जगह हमने पुट करना है रेडिकल t अपॉन म्यू, तो यहां पर हम ये पुट कर देंगे और t अपॉन, यहां पे लैम्डा की जगह हमने क्या रखना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर सवाल में कहा गया है कि जो स्ट्रिंग है ये फिक्स्ड है एट बोथ एंड्स, ठीक है। ये दोनों जगह से जो है ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड मतलब ये क्लोज है, ठीक है। दोनों जगह से बंधा हुआ है, दोनों जगह से ये क्लोज है। अब क्लोज्ड एंड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि उसकी लेंथ हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ क्लोज्ड एंड, ठीक है। तो ये हमारे पास बराबर होती है, लेंथ बराबर है क्लोज एंड के लिए हम आगे ऑर्गन पाइप करते हैं तो उसमें ऑर्गन पाइप हमारे पास बताया जाता है कि लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। जब कोई भी स्ट्रिंग दोनों जगह से फिक्स्ड हो, ठीक है, उसके दोनों एंड जो है वो क्लोज हो, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास वेवलेंथ होती है वो लैम्डा बाय 2 होती है और वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको जो है वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी बताया कि जो हाफ वेवलेंथ है वो लैम्डा बाय 2 है, और हाफ वेवलेंथ में क्या होता है, दो नोड बनते हैं और एक एंटी नोड बनता है। तो यहां पर भी इस केस में भी बिल्कुल इसी तरह से दोनों तरफ से जो एंड है वो फिक्स है, तो इट मींस के दो जो है वो यहां पर नोड है और एक एंटी नोड। अगर इस स्ट्रिंग को हम देखें तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो इस तरह से, इसके अंदर इस तरह से होगा, ये दो नोड इसके बन जाएंगे यहां पर और यहां पर, ये दो नोड हो गए और एक जो है वो बीच में एंटी नोड। तो ऐसी कंडीशन में लैम्डा बाय 2 लेंथ के बराबर होता है, एल के बराबर हो जाता है। तो यहां पर जो है वो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, 2l के, ठीक है, क्योंकि हमने लेंथ जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है, तो लैम्डा की जगह हम 2l लिख देते हैं। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 1/2l रेडिकल t। अब म्यू की जगह हमें पता है मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, तो ये मास और ये पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पर यूनिट लेंथ हम यहां पे लिखेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल करके ऊपर t के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये कंडीशन हो गई। अब इससे यहां पे ऑप्शन में क्या बन सकता है स्टूडेंट्स, इससे और यहां पर बन सकता है कि अगर हम इस L को रेडिकल के अंदर ले जाएं तो ये यहां पर आ जाएगा स्क्वायर के साथ, यहां से खत्म हो जाएगा और ये स्क्वायर के साथ आ जाएगा। अब ये एक स्क्वायर और ये L कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे m और L बचेगा, ऊपर t बचेगा और बाहर 1/2, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी का जो है वो उसमें क्लियर देखा जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट है, इसके ऊपर मार्क लगा लें। तो इस तरह से जो है वो टेंशन इन स्ट्रिंग की कंडीशन के अंदर आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ वेव भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया
स्पीड ऑफ वेव जो है वो रेडिकल टी अपॉन म्यू के बराबर है या फिर मास पर यूनिट स्टूडेंट्स, लेंथ के नेक्स्ट बराबर है। एमसीक्यू आप देखें, अ स्टेशनरी वेव इज सेट अप इन एयर कॉलम ऑफ अ क्लोज पाइप at the close end of the pipe. Option A, always node is formed. Option B, always antinode is formed. Option C, neither node nor antinode is formed. Option D, sometimes a node and sometimes an antinode form. सो स्टेशनरी वेव के अंदर और जो क्लोज पाइप है उसमें जो है वो क्लोज एंड की तरफ क्या बना हुआ होता है, हमने इसमें ये बताना है। तो हमें पता है कि जो क्लोज एंड होता है पाइप के अंदर, उस क्लोज एंड में हमारे पास नोड जो है वो जो बना हुआ ओपन एंड होता है उसमें एंटी नोड बना हुआ होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए दुरुस्त है। ऑलवेज नोड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल कैन मेंटेन द स्टेशनरी वेव्स ऑफ वेवलेंथ इज गिवन बाय। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें बताना है कि जो स्टेशनरी वेव है उसकी लेंथ एल है, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो हम किससे रिप्रेजेंट कराएंगे। ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए जो है वो लैम्डा एन इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय एन। बी ऑप्शन है हमारे पास लैम्डा एन इक्वल टू 2N डिवाइडेड बाय L। सी ऑप्शन है लैम्डा एन इक्वल टू 2LN और डी ऑप्शन है लैम्डा एन इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 2N। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारे पास जो वेवलेंथ की इक्वेशन है वो क्या है। तो हमें पता है स्टेशनरी वेव जो होती है ये दो तरह से, दो जगह से जो है ये फिक्स एंड से इसका स्ट्रिंग फिक्स होता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये स्ट्रिंग फिक्स है और इसको हमने प्लग किया तो ये यहाँ से एक ऊपर वेव बनेगी, एक पल्स ऊपर बनेगा और एक पल्स इसका नीचे बनेगा। तो इस तरह से स्टेशनरी वेव बनती है। दो नोड होते हैं और एक एंटी नोड होता है इसमें, और इसकी जो वेवलेंथ होती है मैंने आपको पहले भी सवाल में बताया कि लैम्डा बाय 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा बाय 2 जो है वो इसकी जो है वो वेवलेंथ हो गई और ये बराबर होगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के। साथ में यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप्स जो है उसके लिए n भी आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब लैम्डा n, अगर इसको हम रीअरेंज करें तो 2L डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। 2L डिवाइडेड बाय n, ऑप्शन ए दुरुस्त है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सुपरपोजिशन ऑफ अ नंबर ऑफ हार्मोनिक वेव्स। ऑप्शन ए स्टैंडिंग वेव, बी ट्रांसवर्स वेव, सी कॉम्प्लेक्स वेव, डी मैटर वेव। तो स्टूडेंट्स, हार्मोनिक वेव हम कहते हैं जब भी स्टेशनरी वेव में जितने लूप्स बनते हैं उसको भी हार्मोनिक कहा जाता है। इसी तरह से जो ऑर्गन पाइप होता है इसके अंदर एयर कॉलम जो लूप बनाती है इसको भी हम हार्मोनिक कह सकते हैं। तो ये जो है वो हमें पता है ट्रांसफर वेव में नहीं बनते हार्मोनिक, और कॉम्प्लेक्स वेव में भी नहीं बनेंगे, मैटर वेव में नहीं बनते, बल्कि स्टैंडिंग वेव के अंदर बनते हैं। स्टेशनरी वेव इज आल्सो कॉल्ड नेक्स्ट एमसीक्यू है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स आर टू काइंड्स ऑफ। ऑप्शन ए ट्रैवलिंग वेव, बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सी है मैटर वेव और डी है माइक्रोवेव। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ट्रैवलिंग वेव, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव ही जो है वो प्रोग्रेसिव वेव है और उसी के अंदर हम दो वेव पढ़ते हैं, ट्रांसफर वेव भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव ऑफ एन हार्मोनिक इन इट इज गिवन बाय। अब एन हार्मोनिक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, एफ एन इक्वल टू 4V डिवाइडेड बाय NL। बी है FN इक्वल टू NL डिवाइडेड बाय 4VC है FN इक्वल टू
v डिवाइडेड बाय 4l, और डी इसका ऑप्शन है एफ एन इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाय 2l। अब यहाँ पर अगर हम n जो है वो हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि क्लोज्ड पाइप जो है वो ये इसकी वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा बाय 4 होती है, और यहाँ से अगर हम इसकी लेंथ निकालें तो लेंथ हमारे पास ये बराबर हो जाएगी इसके, और वेवलेंथ हमारे पास बराबर हो जाएगी 4l डिवाइडेड बाय n। अब इसको हम फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास बराबर है लैम्डा n, और यहाँ पर ये बराबर हो जाएगी हमारे पास 4l डिवाइडेड बाय n। n ऊपर आ जाएगा तो ये बराबर है n v डिवाइडेड बाय 4l। ये हमारे पास यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो ये ऑप्शन सी जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है एन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। अब स्टूडेंट्स लास्ट में जैसा कि आपको असाइनमेंट दिए जाता है तो ये जो है वो एक क्वेश्चन एज असाइनमेंट आपने इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। इफ टेंशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज मैड 4 times देन द वेलोसिटी ऑफ वेव इज। अगर टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में ये 4 times इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो कितना हो जाएगी। ऑप्शन ए रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन बी हाफ, ऑप्शन सी बिकम्स ट्विस्ट, ऑप्शन डी 4 times। तो ये स्टूडेंट्स असाइनमेंट में आपका क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। तो आज की क्लास का इख्तिताम स्टूडेंट्स यही होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो MCQ थे वेव से रिलेटेड, इसके जितने भी टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड हमने आपको बताया, और ये बार बार जो है ये चैप्टर के सवालात ये रिपीट भी होते हैं ई कैट के पेपर्स में। आप चाहे वो नेट का हो या फिर यूईटी का हो, एनईडी का हो या फिर मेहरान का हो, इस तरह की जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उनके हो। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट साउंड के जितने भी सब टॉपिक और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ है उसको हम डिस्कस करेंगे, और उस में भी जो रिपीटेड MCQ हैं उसको जो है वो हम सॉल्व करके अब तक के लिए बताएंगे। जो है वो आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।